नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों हमने कल बात की थी बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में, कल हमने चर्चा की थी। तो राठौड़ वंश के हमने प्रतापी शासकों को देखा था, ठीक है। हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हमारे शासक रहेंगे आज, जिसमें रणथंभौर का पूरा चौहान वंश आएगा, जिस रणथंभौर चौहान वंश के प्रतापी शासक आएंगे, और उसके अलावा जो है जालोर के चौहान वंश के शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं दोस्तों, रणथंभौर का चौहान वंश और जालोर का चौहान वंश। तो आप बने रहिएगा, ठीक है, अंत तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। आपको सारी जानकारी, जितने भी प्रतापी शासक बनते हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जो है जानकारी है ये आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। तो जो रणथंभौर चौहान के जो प्रतापी शासक है, रणथंभौर के जो चौहान हैं उनमें जो प्रतापी शासक हुए हैं दोस्तों, उन प्रतापी शासकों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं गोविंदराज। अभी गोविंदराज कौन थे? तो दोस्तों हम पढ़ के आए थे शाकंभरी का चौहान वंश, शाकंभरी का चौहान वंश, शाकंभरी का चौहान वंश, शाकंभरी का चौहान वंश पढ़ के आए थे दोस्तों हम, ठीक है। तो शाकंभरी का चौहान वंश में जो हमने पढ़ा था अंतिम शासक पृथ्वीराज थर्ड। कौन सा पढ़ा था दोस्तों? पृथ्वीराज थर्ड। कौन सा पढ़ा? पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज थर्ड का जो पुत्र होता है दोस्तों उसका नाम होता है गोविंदराज। क्या नाम होता है? गोविंदराज। अब जो ये गोविंदराज है यह जो है कहाँ पर आ जाता है? रणथंभौर आ जाता है। रणथंभौर में अपना राज्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोविंदराज जो थे वो किसके पुत्र थे? तो वो थे पृथ्वीराज थर्ड के, जो शाकंभरी के चौहानों में आते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। तो गोविंदराज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का क्या माना जाता है दोस्तों? संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि रणथंभौर के जो चौहान वंश था उसके जो है संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों गोविंदराज। कौन माने जाते हैं? गोविंदराज माने जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसने जो है कब स्थापना की थी रणथंभौर की? तो वो की थी 1194 में। कब की थी? 1194 में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गोविंदराज के बारे में और बात करें दोस्तों कि ये चौहान वंश का क्या था? संस्थापक था। इसके अलावा पृथ्वीराज थर्ड का क्या था दोस्तों? पुत्र था। और जो इसके उत्तराधिकारी हुए हैं उनका नाम है दोस्तों बालहन, प्रहलादन और वीर नारायण, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं लेंगे दोस्तों, हम लेंगे वीर नारायण के बारे में। वीर नारायण के बारे में दोस्तों एक ही बात मिलती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही बात है इनके बारे में, वो है इल्तुतमिश से इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। इल्तुतमिश दोस्तों रणथंभौर को जीतना चाहता था, ये दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, ठीक है। ये रणथंभौर को जीतना चाहता था और वीर नारायण ने क्या किया दोस्तों? इनसे संघर्ष किया। क्या किया? संघर्ष किया, ठीक है। तो वीर नारायण भी गोविंदराज का क्या था? पुत्र था। और इनसे संघर्ष करते हुए इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आपको इफेक्ट ध्यान रखना है कि वीर नारायण इल्तुतमिश से संघर्ष करते हुए क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आपको इफेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम बाघ भट्ट के बारे में देखें तो इनके बारे में जो चीज़ मिलती है वो है दोस्तों दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने राज्य को बचाया, यानी कि रणथंभौर को इन्होंने बचाया। किन से बचाया? जो इल्तुतमिश की सेना थी, जो तुर्क अधिकारी थे, इनसे क्या बताया कि रणथंभौर को इन्होंने बचाया, यानी कि अपने राज्य को इन्होंने बचाया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने राज्य की इन्होंने क्या की? रक्षा की या फिर उनको बचाया। तबकात ए नासिरी ये किसकी है दोस्तों बुक्स? ये है दोस्तों मिनहाज उल सिराज की। किसकी है? मिनहाज उल सिराज की। तो आप ध्यान रखिएगा तबकात ए नासिरी, ये पूछी जाती है एग्जाम में दोस्तों। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखित है? तो मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखित है, ठीक है। इसमें जो है इनको बाघ भट्ट को क्या कहा गया है? तो बाघ भट्ट को जो कहा गया है दोस्तों वह कहा गया है भारत का एक महान राजा। क्या कहा गया है? यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का एक महान राजा किसे कहा गया है तो वह कहा गया है रणथंभौर के जो शासक है और जिनका नाम है बाघ भट्ट। क्या नाम है? बाघ भट्ट। उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है भारत का एक महान राजा कहा गया है। किसमें कहा गया है? तबकात ए नासिरी, जो किसके द्वारा लिखित है? मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखित है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनके पुत्र आते हैं एक जिनका नाम है जेत्र सिंह। क्या नाम है दोस्तों? जेत्र सिंह। क्या नाम है? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया।
नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया। ठीक है दोस्तों, किसको नहीं जीतने दिया? नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि बाघभट्ट का एक पुत्र होता है जिसका नाम है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो शासक आते हैं दोस्तों, इनका नाम है हम्बीर। क्या नाम है? हम्बीर। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्बीर, क्या नाम है दोस्तों? हम्बीर। हम्बीर का यदि हम शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल है दोस्तों 1282 से 1301। कितना है? 1282 से 1301। कितना है दोस्तों? 1282 से 1301। तो आप इनका शासनकाल भी ध्यान में रखिएगा। यदि हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है दोस्तों जेत्र सिंह। क्या नाम है? जेत्र सिंह। क्या नाम है दोस्तों? जेत्र सिंह। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है दोस्तों जेत्र सिंह। क्या नाम है? जेत्र सिंह। इन्होंने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा और धार, इन क्षेत्रों को क्या किया दोस्तों? विजित किया। इन क्षेत्रों को जीता। ठीक है, जीत करके अपनी शक्ति का क्या किया दोस्तों? विस्तार किया। ठीक है, इन्होंने अपनी जो है पूरे शासनकाल में इन्होंने 17 युद्ध लड़े दोस्तों, जिनमें से केवल मात्र एक युद्ध हारे, बाकी 16 युद्ध इन्होंने क्या किए? जीते। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा और धार, इन क्षेत्रों को क्या किया? विजित किया। ठीक है, शासक समर सिंह। समर सिंह जो मेवाड़ का शासक था दोस्तों, उनको भी इन्होंने क्या किया? पराजित किया। उनको भी इन्होंने क्या किया? पराजित किया। तो मेवाड़ के शासक समर सिंह को इन्होंने पराजित किया। और 1291 में जलालुद्दीन का आक्रमण होता है दोस्तों रणथंभौर पर, और जलालुद्दीन को जो इन्होंने क्या किया? परास्त किया। और यह आक्रमण इनका क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, जलालुद्दीन का आक्रमण भी क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, हम्बीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व कहब्रू को शरण दी गई। मंगोल विद्रोही थे दोस्तों ये, मोहम्मद शाह और कहब्रू को शरण दी गई। किसके द्वारा? हम्बीर के द्वारा, जिसने विद्रोही को लौटाने से क्या कर दिया? मना कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है दोस्तों? नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। ठीक है, ये इसके सेनापति थे दोस्तों। कौन कौन? मोहम्मद शाह और कहब्रू। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कौन? मोहम्मद शाह और कहब्रू। ठीक है दोस्तों, इनको शरण किसके द्वारा दी गई? हम्बीर के द्वारा दी गई, जो रणथंभौर का शासक था। ठीक है, इनके द्वारा इनको शरण दी गई। जब इन्होंने लौटाने से मना कर दिया, कि अलाउद्दीन को खिलजी को देने से मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है दोस्तों? नाराज हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 2015 की जो पटवार एग्जाम है, 2015 की पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कि ऐसा कौन सा मंगोल विद्रोही शासक था जिसको हम्बीर के द्वारा शरण दी गई? तो वो था दोस्तों मोहम्मद शाह और कहब्रू। कौन था? मोहम्मद शाह और कहब्रू। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हम्बीर ने 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की तुर्क सेना का आक्रमण होता है। हम्बीर पर जो 1299 अलाउद्दीन खिलजी की तुर्क सेना का क्या होता है? आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों आक्रमण कर देता है कब? 1299। किस पे कर देता है? रणथंभौर दुर्ग पर कर देता है। ठीक है, और यह आक्रमण क्या होता है दोस्तों? असफल होता है। यह आक्रमण क्या होता है? असफल होता है। क्या होता है दोस्तों? यह आक्रमण असफल होता है। ठीक है, फिर 1301 में दोबारा आक्रमण करता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। जब दोबारा आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो जो हम्बीर के जो सेनापति है रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लेता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार से उनको अपनी तरफ मिला लेता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रणमल को और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी अपनी तरफ मिला लेता है, और जो गुप्त मार्ग है वह अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया जाता है रणमल और रतिपाल के द्वारा। ठीक है, इसी कारण से तुर्कों का अधिकार किस पे हो जाता है? रणथंभौर पर हो जाता है, और हम्बीर जो है हार जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और जो हम्बीर के जो सेनापति है रणमल और रतिपाल, उनको जो क्या है कुछ सुपारी दे देते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और वो जो है गुप्त मार्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी को बता देते हैं। इस कारण तुर्कों का अधिकार हो जाता है कहाँ? रणथंभौर पर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हम्बीर और उनकी पत्नी थी दोस्तों रंगदेवी। हम्बीर और रंगदेवी, और एक थी उनकी पुत्री का नाम क्या था? देवलदे। ये क्या करते हैं दोस्तों? साका करते हैं। क्या करते हैं? साका करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। हम्बीर और उनकी पत्नी रंगदेवी और पुत्री देवलदे, इन्होंने क्या किया दोस्तों? साका किया। क्या किया? साका किया। यदि हम बात करें हम्बीर के शौर्य की जानकारी के बारे में,
कि इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, हम्बीर के जो शौर्य था उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। यदि हम बात करें हम्बीर महाकाव्य की, हम्बीर महाकाव्य में इनकी जानकारी मिलती है जो नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखित है। कौन सा? हम्बीर महाकाव्य। तो आप ध्यान रखिएगा, हम्बीर रासो जोधराज के द्वारा लिखित है दोस्तों। किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा लिखित है। इसमें भी हम्बीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। हम्बीर हट, हम्बीर हट किसका है दोस्तों? चंद्रशेखर का है। इसमें भी हम्बीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। तो हम्बीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का है, हम्बीर रासो जोधराज का है और हम्बीर हट चंद्रशेखर का है। तो तीनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला वंश आएगा दोस्तों वो आएगा जालोर वंश। यदि हम बात करें दोस्तों जालोर के चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन हुए दोस्तों, यहाँ हम प्रतापी शासकों के बारे में बात करें जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो हम बात करते हैं जालोर का चौहान वंश। यदि दोस्तों हम जालोर के चौहान वंश के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये आता है दोस्तों कि जालोर का संस्थापक कौन था। जालोर का संस्थापक कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा, जालोर के संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। कौन है? कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने 1181 ईस्वी में क्या डाली दोस्तों? राजवंश की नींव डाली। तो आप ध्यान रखिएगा, जालोर वंश के जो संस्थापक हैं, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है, और इन्होंने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की क्या डाली? नींव डाली। ठीक है, जो कीर्तिपाल है इनको कीतु एक महान राजपूत की संख्या किसने दी है? कीतु एक महान राजपूत की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों मोहनौत नैणसी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? मोहनौत नैणसी के द्वारा दी गई है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय 1206 से 1526 ईस्वी के बीच जालोर जो है चौहानों का अधिकार केंद्र था। चौहानों का अधिकार केंद्र था, ठीक है दोस्तों। चौहानों का शासन था 1206 से लेकर 1226 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1206 से 1226 के बीच चौहानों का क्या था? अधिकार था। किस पर? जालोर पर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे नेक्स्ट जो शासक आते हैं कीर्तिपाल के बाद में दोस्तों, वो शासक आते हैं हमारे कानड़देव, ठीक है। प्रतापी शासकों में देखें हम तो वो आते हैं कानड़देव। कानड़देव का यदि हम शासनकाल देखें तो 1305 से 1311 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है? 1305 से 1311 ईस्वी। जालोर के चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं दोस्तों। ये कानड़देव सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं किसके? जालोर के, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके समय अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? आक्रमण होता है। क्या होता है? आक्रमण होता है। किसके समय? कानड़देव के समय किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा। कहाँ भेजा दोस्तों? ऐन मुल्क मुल्तानी को कहाँ भेजा? जालोर भेजा। अब जालोर भेजा तो क्यों भेजा दोस्तों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी, लेकिन जालोर में इनको क्या किया गया? रोका गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गुजरात और दिल्ली के बीच में क्या पड़ता था दोस्तों? जालोर पड़ता था। इधर गुजरात और इधर दिल्ली के इनके बीच में क्या पड़ता था? जालोर पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी, लेकिन जालोर में इनको रोका गया, ठीक है। तो जो दिल्ली की जो सेना, उन्होंने क्या किया दोस्तों? कर देने से मना कर दिया, क्योंकि जो जालोर की सेना है वो क्या लेती थी? इनसे कर लेती थी। तो इन्होंने क्या कर दिया? कर देने से मना कर दिया, ठीक है। ये और इसका कारण क्या बताते हैं मोहनौत नैणसी? जो जालोर पर जो आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसका कारण क्या बताते हैं दोस्तों मोहनौत नैणसी इसका कारण बताते हैं कि बिरमदेव द्वारा फिरोजा से विवाह करने पर मना करना। बिरमदेव किसका पुत्र था? बिरमदेव था कानड़देव का पुत्र। किसका पुत्र? कानड़देव का पुत्र था। और फिरोजा किसकी पुत्री थी दोस्तों? फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। फिरोजा किससे प्रेम करती थी? बिरमदेव से क्या करती थी दोस्तों? प्रेम करती थी। क्या करती थी? प्रेम करती थी। लेकिन बिरमदेव फिरोजा से प्रेम नहीं करता था। बिरमदेव फिरोजा से प्रेम नहीं करता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा की जो विवाह किससे करवाना चाहता था? बिरमदेव से करवाना चाहता था, लेकिन बिरमदेव ने करने से मना कर दिया। इसी कारण जो है, यह कारण क्या कौन मानते हैं? तो यह कारण मानते हैं नैणसी। जो युद्ध का कारण मानते हैं वो कौन मानते हैं? नैणसी मानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इनके बारे में। 1308 में दोस्तों आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। कहाँ पर? सिवाना दुर्ग पर। कहाँ होता है? सिवाना दुर्ग पर। सिवाना कहाँ पड़ता है? तो सिवाना पड़ता है जालोर में। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है किसका? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब होता है?
तो वह होता है 1308 में। कब होता है? 1308 ईस्वी में। जालोर का शक्तिशाली किला माना जाता है दोस्तों कौन सा? सिवाना किला। कौन सा माना जाता है? सिवाना किला माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है इस किले को, और इस किले को जीत करके इसका नाम क्या कर देता है? खैराबाद कर देता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि खैराबाद किस किले का नाम बदलकर अलाउद्दीन रखता है? तो वह रखता है सिवाने का। सिवाने का नाम परिवर्तन करके अलाउद्दीन खिलजी क्या रख देता है? खैराबाद रख देता है। तो आप ध्यान रखना है। और जो भावला पवार इनको क्या दे देता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी जो है बावले पवार को क्या दे देता है दोस्तों? लालच दे देता है। तो ये क्या है दोस्तों? गुप्त मार्ग इनको बता देते हैं द्वार, ठीक है, किले के। तो इस प्रकार जो है किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया जाता है। ठीक है, तो भावला पवार आप ध्यान रखना कि भावले पवार को इन्होंने क्या दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया था। ठीक है, तो इसने भावले पवार ने गुप्त जो है मार्ग बता दिए थे किसके? दुर्ग के। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जालोर का आक्रमण। किसकी बात करें दोस्तों? जालोर का आक्रमण। 1311 ईस्वी में जालोर पर क्या होता है दोस्तों? आक्रमण होता है। किसका होता है? वही अलाउद्दीन खिलजी का होता है। इसमें दोस्तों दहिया बीका क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्ग बता देते हैं, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है दोस्तों? जीत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक साका होता है दोस्तों। क्या होता है? एक साका होता है, और जालोर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा? तो जलालाबाद रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? जलालाबाद रख दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी, हमने 2 वंश पढ़े, रणथंभौर का चौहान वंश और जालोर का चौहान वंश। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।